Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 फरवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एज ऑफ सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। देखो भारत के अंदर जितने भी एटीएम हैं उसको लिंक करने के लिए एक बॉडी है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो अभी भी इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर आएंगे। पहले तो इलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई है जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद एक आर्टिकल आता है ये वाला। इस आर्टिकल के बारे में अगर आप लोग मेरी वीडियोस काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा इसको पढ़ते हुए, और काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर ऑलरेडी होंगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग उनके लिए इस आर्टिकल को कवर करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, देखो एक अपडेशन है इसके अंदर। अपडेशन क्या है, अभी श्रीलंकन नेवी ने लगभग 12 तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया है और 2 जो बोट हैं उनको भी जब्त कर लिया है। तो श्रीलंका की साइड से ये जो इशू है ये लगातार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बताया गया पिछले 2 महीनों के अंदर ये ऐसा तीसरा इंसिडेंट है जब श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को अरेस्ट किया है वहाँ पर। अभी यहाँ पर ये जो अरेस्ट किया गया है सैटरडे में क्या है 12 फिशरमैन को, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने संडे में हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिख दिया है कि देखो इसको लेकर एक सोल्यूशन लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो फिर सिचुएशन काफ़ी ख़राब रहेगी। तो जो भी हमारे फिशरमैन है, क्योंकि तमिलनाडु के फिशरमैन है तो इसी वजह से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इस इशू को उठा रहे हैं और इनका कहना है कि जो भी हमारे फिशरमैन फंसे हैं वहाँ पर उनको रिलीज़ किया जाए तुरंत, या फिर रिलीज़ करवाया जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आया जाए। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये कैसे बन जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने बस इतना इशू पढ़ लिया, सिर्फ इतने इशू से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। अगर हम लोग को इस आर्टिकल को एग्जामिनेशन से रिलेट करना है तो हम लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। और ये इशू पिछले साल से चर्चा में है, ठीक है। पिछले साल से कैसे चर्चा में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर फरवरी चल रहा है, तो ये आप कह सकते हो 3-4 महीने से लगातार चर्चा में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी एक रिलेशन आता है फिशरमैन इशू को, ठीक है। तो फिशरमैन इशू को लेकर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डायरेक्टली समझेंगे, क्योंकि कोई भी आप लोग अगर बुक उठाओगे, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो भी आप लोग बुक ले रहे होंगे, जो भी आप लोग बुक पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में ये मछुआरों वाला इशू है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया आर्टिकल कैसे रिलेट होगा। देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो इशू है इसको मतलब बढ़ावा देने के पीछे के काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्या है, देखो जो इंडियन रीजन है वहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि भारत की साइड जो एक तरीके से मछलियाँ हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसको हम थोड़ा सा मैप से समझते हैं। यह आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, बीच में यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ वाले एरिया को पाक बे बोलते हैं।
अब आप जैसे कह सकते हो कि जो रेड कलर की डॉट डॉट लाइन है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है। मतलब कि ये एक इंटरनेशनल समुद्र के अंदर बनाई हुई बाउंड्री है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, अलग करती है। इनकी बाउंड्रीज अलग अलग हैं। इसके इधर वाला जो पानी है वो इंडिया के हिस्से में है, इसके इधर वाला पानी जो है वो श्रीलंका के हिस्से में है। लेकिन हुआ क्या, तमिलनाडु के मछुआरे यहाँ पे फिशिंग करने गए, मछली पकड़ने गए, क्योंकि देन उसके बाद वो बेच कर ही उससे पैसा कमा रहे हैं। तो हुआ क्या, फिशिंग करने गए तो यहाँ पर जो आज के टाइम पर ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी कम भी हो चुकी हैं। देन उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते फिशिंग करते करते ये इसी वाली इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। इसको क्रॉस करने का मतलब है श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर करना। तो उनकी टेरिटरी के अंदर एंटर कर गए और इधर जो श्रीलंका की नेवी है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग यानी दस्तक मारती रहती है। तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन मछुआरों को अरेस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या यहाँ पर देखने को मिलती है, ये लोग बिना वार्निंग दिए अरेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर हमारी टेरिटरी के अंदर भी बहुत सारे मछुआरे आते हैं। लेकिन इंडियन का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ये है, हम लोग एक वार्निंग सेंड करते हैं, वार्निंग देने के बाद क्या होता है, वो मछुआरे वापस से चले जाते हैं। तो इससे कोई विवाद नहीं क्रिएट होता है। और मैंने आप लोग को पहले भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिखा रखे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स दिखा रखे हैं जहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि श्रीलंका वार्निंग नहीं देता है। ठीक है, अब वार्निंग नहीं देता है, आप कह सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर जो मछुआरे उनको पकड़ लिया जाता है। अगर ये वार्निंग दे तो मछुआरे यहीं से वापस लौट जाएंगे, इतना विवाद ये क्रिएट ही नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये इशू समझ में आया, इशू क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से मछुआरे निकलते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, प्लस मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो सबसे बड़ा इशू तो यह है कि अभी इंडिया की साइड पे जो भी रिसोर्सेज है वो काफ़ी डिप्लीट हो चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रॉलर्स। प्रोलिफरेशन मतलब फैलावा करना, मतलब ट्रॉलर्स को बढ़ा दिया गया है। ट्रॉलर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं भारत के फिशरमैन्स के थ्रू। अब ये ट्रॉलर्स क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप लोग को ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, मैंने हम लोग बात करें फिशिंग की, तो क्या होता है, बोट का इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए। लेकिन ट्रॉलर कुछ इस प्रकार से होता है, आप कह सकते हो ये ट्रॉलर है। ट्रॉलर क्या करता है, ये एक तरीके से इसके पीछे जाल बांधा जाता है और इस जाल को इस तरीके से यहाँ पर पानी के अंदर छोड़ा जाता है। देन उसके बाद ये आगे ना, ये जो बोट है ये जाल को साथ साथ अपने साथ पुल करती रहती है, खींचती रहती है। ठीक है, तो यानी बोट आगे बढ़ेगी और जाल भी साथ ही साथ इसके खींचता हुआ चलेगा। अब क्या होगा, इस जाल के अंदर जो मछलियाँ वगैरह हैं वो सब यहाँ पर पकड़ लेंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आता है, ऐसे जाल से पकड़ के खींच के ये लोग काफ़ी सारी मछलियाँ को पकड़ लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, क्या आपको लगता है सिर्फ मछलियाँ आएंगी अगर ऐसे फिशिंग की जा रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर मछलियों के साथ साथ और भी बहुत सारा हमारा जो एनवायरमेंट इकोसिस्टम है ये डैमेज होता है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी दूसरे एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर इसी जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ट्रॉलर्स हैं ये श्रीलंका ने बैन कर रखा है। ठीक है, और क्या होता है, जो इंडियन फिशरमैन है वो यहाँ पर यही ट्रॉलर का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद वो इधर श्रीलंका की टेरिटरी में यही ट्रॉलर लेकर जाते हैं और इधर से मछली खींच के लेकर आ जाते हैं। तो इसी की वजह से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और श्रीलंका यहाँ पर इसको बैन कर चुका है। तो श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर अरेस्ट करती है इन फिशरमैन्स को। क्लियर हुआ? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बता दिया। अब बॉटम ट्रॉलिंग आपने समझ लिया है। देखो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, वो सब जैसे कि आपको लिखना हो कि हम लोग लिखेंगे क्या, तो मैंने आप लोग को वो लिखित में ही प्रोवाइड करवा दिया है, जो भी मैंने आप लोग को अभी सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, होता क्या है ना कि लोग सोचते हैं कि ट्रॉलर से ज़्यादा मछली आएंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ट्रॉलर सस्ता भी पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादातर ट्रॉलर्स खरीद रहे हैं तमिलनाडु में। तो इसी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही क्रिएट हो जाती है। आज के टाइम पर बहुत सारे ट्रॉलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रॉलर जो कि आज के टाइम पर काम कर रहे हैं और बहुत सारी जो फैमिलीज इन्हीं ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करती हैं। और इसी की वजह से श्रीलंकन नेवी यहाँ पर हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है। बताया गया श्रीलंकन नेवी के थ्रू अभी तक लगभग 2017 में 450 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो ये कोई नया इशू नहीं है, जो आज हम पढ़ रहे हैं कोई नया इशू नहीं है। 2017 में भी 450 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया था, 2018 में 156 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद लगभग आप कह सकते हो 2019 के अंदर ही, मतलब ये कहानी लगातार चल रही है। 2017, 18, 19, 20, 21 बहुत सालों से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी। इसी को लेकर यहाँ पर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन बोलते हैं कि इसका एक सोल्यूशन लाने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। देखो एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो गई है ना
कि श्रीलंकन नेवी पहले इतनी पेट्रोलिंग नहीं करती थी, पहले इतनी दस्तक नहीं मारती थी, तो पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था। लेकिन अब जो है ज़्यादातर ये नेवी पेट्रोलिंग करने लगी है। 2009 के अंदर चीज़ें बदल चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से ये लोग जब दस्तक मारते हैं और ये पाते हैं कि हाँ इंडियन फिशरमैन वहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली देखो चांसेस हैं कि यहाँ पर ये इशू पूछा जाए, क्योंकि ये इशू इतना ज़्यादा चर्चा में है कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मुझे लंबे समय से फॉलो करो, कि हमने भी काफ़ी बार इसको पढ़ रखा है। इनफैक्ट हफ्ते में एक बार तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया गया, देखो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, एक और विवाद है, वो है कच्छातीवू आइलैंड का। कच्छातीवू आइलैंड विवाद क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है। इधर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, ऊपर तमिलनाडु हुआ, नीचे श्रीलंका हुआ, बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग कच्छातीवू आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये आइलैंड ना एक समय पर भारत का हुआ करता था। भारत ने इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार के सरकार के टाइम पर। ठीक है, ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है न्यूज़पेपर पे, और नहीं तो फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दी, आप देख सकते हो। कच्छातीवू एक कॉन्ट्रोवर्शियल आइलैंड शुरू से ही रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ये जो आइलैंड है ये इंडिया का हुआ करता था 1974 तक। फिर उसके बाद हमने इसको श्रीलंका को सौंप दिया हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था जब दुनिया भर में हमारी चर्चा हो रही थी, निंदा हो रही थी, तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर श्रीलंका को एक तोहफे के तौर पर ये आइलैंड दिया। नाउ अब क्या है ना कि जब ये आइलैंड दिया गया तो तमिलनाडु के मछुआरे इधर जाते हैं फिशिंग करने, जैसे मैंने आपको बताया। अब फिशिंग करते करते यहाँ पर क्या होता है, इस आइलैंड पर रेस्ट करने लगते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अपना जो भी जाल है उसको सुलझा लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर फिशिंग के लिए जाल इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये आराम वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाद भी जो श्रीलंका की नेवी है वो इन लोगों को यहाँ से अरेस्ट कर लेती है, इस आइलैंड से अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये आइलैंड श्रीलंका के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु की तरफ से बहुत सारे मछुआरे यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं, बहुत सारा विवाद पहले भी उठाए। ये आइलैंड आखिरकार हमारा था, हम लोग यहाँ पे रेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपने जाल को सुखा भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आराम भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका से वापस लेना चाहिए, तो इसको लेकर ये काफ़ी सारे इश्यूज उठते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड के बारे में भी समझ में आ चुका है। काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने आप लोग को इसके बारे में भी बता दिया है। क्लियर हुआ? तो ये विवाद था, इसके बारे में ज़रूर अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख के रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आप लोगों ने इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर नोट्स बना रखे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अच्छा आप लोगों ने अभी यहाँ पर ये देखा कि मैंने आपको ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को पीडीएफ में मिल जाती है, पीडीएफ में नहीं मिलती है। अगर जिसके लिए भी पीडीएफ में ओपन नहीं होता तो उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से। तो आपको दो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एक का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, दूसरे का नाम है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स। दोनों को फटाफट ज्वाइन करना, दोनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, जो कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में डेफिनेटली बहुत 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 हेल्प करेंगी 100% गारंटी के साथ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और जब जब मैं बताता हूँ तब तब आपको याद भी आ जाता है। आप लोग भूल गए होंगे, हमने टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का, तो यार पहुँचा दो आज भी 5000 से ज़्यादा लाइक्स आज इस वीडियो पर, मतलब एक टारगेट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआरए के बारे में प्लस एक प्रॉब्लम के बारे में। देखो इस पूरे आर्टिकल को ना काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है पेज नंबर 8 पर, तो हम लोग चलो वहीं से पहले इस आर्टिकल को डिटेल में कवर करते हैं, हुआ क्या है आखिरकार। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो यूके के मतलब यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने भारत के साथ डिस्कशन किया है किस चीज़ को लेकर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर। देखो क्या होता है ना, ऑक्सफैम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सफैम है, ये ऑक्सफैम इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ऑक्सफैम जो इंडिया है, इसके ऊपर काफ़ी सारी रोक लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि इसके पास जो बाहर से फंडिंग है वो नहीं आएगी। ठीक है, इसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है बेसिकली उसको रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यही सेम आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 1 पर कवर किया गया था, इसको यहाँ पर वापस से देखने को मिलेगा। तो अभी जब यूके ने डिस्कस किया भारत के साथ एक मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पर डिस्कशन ये हुआ कि जो ऑक्सफैम इंडिया है, ऑक्सफैम के बारे में आप लोगों को बता दूं तो ऑक्सफैम यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है। ऑक्सफैम इंडिया यहाँ पर हमारे देश का एक सबसे बड़ा एनजीओ है जो कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और मेडिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है।
1 जनवरी 2022 यानी इसी साल की बात है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक लिस्ट जारी करी। उसके अंदर बताया कि लगभग 6000 जो एनजीओ हैं वो ऐसे एनजीओ हैं जिनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पर रोकने वाले हैं। मतलब इन कंट्रीज़ के इन एनजीओज़ के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा। जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, ये कैसे चलती हैं? डोनेशन पर चलती हैं, कंट्रीब्यूशन पर चलती हैं, बाहर से पैसा आता है इनके पास। अब बाहर से जब पैसा रुक जाएगा, इसको रोक देगी सरकार, तो इससे इन एनजीओज़ को काफ़ी परेशानी होगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है। जो ऑक्सफैम इंडिया है, इसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो यहाँ पर ऑक्सफैम इंडिया के पास आता है यूके से, 7 करोड़ रुपए आप देख पाओगे। ये ऑक्सफैम यूके हो गया। ऑक्सफैम के दुनिया भर में एनजीओस फैले पड़े हैं। ऑक्सफैम यूके हुआ, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफैम जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सफैम नीदरलैंड। तो इतना इतना रुपया यहाँ से आता है। सबके आगे लिखा हुआ है कि 7 करोड़, 3.1 करोड़, 2.8 करोड़, 7 करोड़, ठीक है, सबके आगे अमाउंट लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस एनजीओ का जो FCRA है इसको रिन्यू नहीं किया गया। इसको, क्योंकि देखो रिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर ये रिन्यू नहीं होगा तो आपके एनजीओ के पास जो फंडिंग है, बाहर से जो फंडिंग आ रही है, वो नहीं आ पाएगी। तो इंडिया ने इसको रिन्यू नहीं किया। इंडिया ने अब रिन्यू नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, एडवर्स इनपुट्स। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आई हैं सरकार को। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हुआ, इसको रिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, तो इसी को रिन्यू करवाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इनफैक्ट जो यहाँ पर इस एनजीओ के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं अमित बेहर साहब, तो इनका तो कहना यह है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो इससे काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकते हैं। क्योंकि लगभग ये जो ऑक्सफैम इंडिया है ये 16 राज्यों को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर सोशल वर्क प्रोवाइड करवा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, कोविड-19 के रिस्पॉन्स में सपोर्ट कर रहा है। तो पैसा नहीं आएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोशल इशूज़ भी काफ़ी सारे निकलते हुए नज़र आने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सिंपल शब्दों में मुद्दा समझाया। नाउ यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिरकार ये FCRA होता क्या है, प्लस क्या रीज़न है कि हम लोग FCRA को लेकर आए हैं, प्लस FCRA का रिन्यूअल की क्या रीज़न है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बेसिक से बताने वाला हूँ और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये भी टॉपिक बहुत चर्चा में है, ठीक है, ये भी टॉपिक पिछले साल से चर्चा में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 से, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर खुद मेंशन है टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का। बैकग्राउंड की बात करें तो हुआ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी 2016 से लेकर 2020 के बीच में बहुत सारे लाइसेंस कैंसिल करे हैं, बहुत सारे, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो हजारों में लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल करे गए हैं सरकार के थ्रू। अब ये लाइसेंस सरकार कैंसिल क्यों कर रही है, और मैं आपको बताता हूँ कैंसिल करने का पीछे का रीज़न है कि भाई जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर सरकार बोलती है। और रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बाहर से फंड आ रहा है। अब बाहर से जो ढेर सारा पैसा आ रहा है, करोड़ों में पैसा आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गलत तरीके से भी पैसा यूज़ होते हुए नज़र आया है पिछले कुछ केसेस के अंदर। दैट इज़ वाई इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इन पैसों से भारत के अंदर जो नेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, भारत के अंदर शांति को अशांति के अंदर बदला जा सकता है इस फंड से। तो इसी वजह से इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर हम लोग देखें, लगभग 22 लाख नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मतलब देखने को मिलती है। इनकी जो भी पैसा आता है, खर्चा होता है, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इन 22 लाख एनजीओ में से सिर्फ और सिर्फ 10%, आप कह सकते हो 10% एनजीओ ने अपना रजिस्टर करवा रखा है। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये आई कि भाई इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम एनजीओ ने रजिस्टर करवा रखा है, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवा रखा है वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो उस फंड का मिसयूज़ करें। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग ये एनजीओ का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये लेकर आए। इसका मतलब खुद है कि हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना। क्लियर हुआ? अब इसी FCRA के अंदर अमेंडमेंट होते रहे, बदलाव होते रहे। 2020 का लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ, जिसकी निंदा भी बहुत हुई। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अब इस पैसे के ऊपर निगरानी रखेंगे। जो भी एनजीओ हैं देश के अंदर, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्टेट बैंक की मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर अपना एक मेन अकाउंट खुलवाना होगा। वहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा और उस कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा कितना पैसा आ रहा है किस पर्टिकुलर एनजीओ के पास, ठीक है।
तो ये यहाँ पर बोला गया, तो इनको अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एसबीआई में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर मेन ब्रांच में। तो इस प्रकार से रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की गई थी। नाउ आपको ये भी ध्यान रखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है, ये फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो एक्ट है ये सबसे पहली बार लाया गया था 1976 के अंदर, देन उसके बाद इसको अमेंड किया गया 2010 में, देन उसके बाद इसको अमेंड किया गया 2020 में। तो ये 3 साल इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। और साथ साथ बताया गया कि देखो ये जो लाइसेंस है ना, ये जो एक्ट है, अब क्या होता है, इसी एफसीआरए लाइसेंस जो मिलता है इन एनजीओज़ को, इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप लोग कुछ समय बाद रिन्यू नहीं करवाओगे तो वो यहाँ पर फेल मार जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास फंडिंग नहीं आएगी, तो इसको वापस रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। यही यहाँ पर रिन्यू नहीं कर रही है सरकार, ये ऑक्सफैम इंडिया की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवर्स इनपुट्स, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं फंडिंग को लेकर। क्लियर हुआ? जो एफसीआरए है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के पीछे हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ध्यान रखना। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे बताया गया, ये बेसिकली क्या करती है, जो एनजीओ हैं या फॉरेन डोनर है, इनके ऊपर ध्यान रखती है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया, जो भी एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ के अंदर अगर कोई बाहर से पैसा दे रहा है, ठीक है, बाहर का जो व्यक्ति है वो डोनर है, जो हमें पैसा दे रहा है, हमारे एनजीओ को पैसा दे रहा है, तो उसको पहले एक क्लियरेंस लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन उसके बाद यहाँ पर वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है, पूरे आर्टिकल का हमने A to Z कवर कर लिया। ना उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आपने थंबनेल देखा होगा, इंडिया का एक बिगेस्ट बैंक फ्रॉड हुआ है, उसी को लेकर यह आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी आर्टिकल के बेसिस पर आज का थंबनेल बनाया गया है। तो हुआ क्या, अब एक बैंक फ्रॉड देखने को मिला, और मतलब इतिहास का, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा बैंक फ्रॉड नहीं हुआ है जैसा बैंक फ्रॉड अब देखने को मिला है। और कांग्रेस सरकार ने फिर इसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पैसे ले लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। चलो आगे हम लोग कवर करते हैं हुआ क्या है। देखो हुआ ये, इंडिया का बिगेस्ट बैंक फ्रॉड हुआ है। गुजरात की एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, जो कि शिप्स वगैरह को बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना, एबीजी शिपयार्ड। आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल बहुत चर्चा में आने वाला है, और डेफिनेटली इस आर्टिकल को हम लोग देख पाएंगे, एडिटोरियल में भी कवर किया जाएगा, आज नहीं तो कल पक्का आएगा। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पर बेस्ड एपीजी शिपयार्ड है, इन्होंने लगभग यहाँ पर घोटाला क्या है, 22,882 करोड़ रुपए का, अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो 22,842 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये फ्रॉड किया गया है। ठीक है, हुआ क्या, बैंक से लोन लिया है, क्या एक बैंक से लोन लिया, नहीं, इतना एक बैंक लोन नहीं देगी, 28 बैंकों से यहाँ पर लोन लिया गया है। ठीक है, बहुत सारे बैंकों से यहाँ पर लोन लिया गया, इसमें काफ़ी सारे बैंक हैं। एग्जैक्टली बात करूँ तो कल आर्टिकल में पढ़ ही रहा था, तो इसमें यस बैंक भी है। ठीक है, तो यस बैंक ने हालांकि बहुत कम अमाउंट दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसके अंदर यस बैंक का नाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, हुआ क्या है, तो अभी 7 फरवरी में जो सीबीआई है, उन्होंने एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड के जो फॉर्मर चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सबको बुक कर लिया है। अब यहाँ पर रेगुलरली जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है मोदी सरकार के ऊपर। इन्होंने बोला कि हमारी सरकार आज के टाइम पर लूट और एस्केप स्कीम चला रही है। ठीक है, बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए, जो भी बड़े बड़े बैंक फ्रॉडस्टर हैं, इनके अंडर ही ऐसा हुआ है, लोगों ने पैसा लिया है बैंक से और उसके बाद भाग गए। हालांकि अभी एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड भागा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड पूरा इंडिया के अंदर ही है। तो अगर हम बात करें, इन्होंने फिर उसके बाद नाम दिए बड़े बड़े, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, ये सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा लिया है और इंडिया के बैंक को चूना लगाया है। ठीक है, तो साथ साथ और भी बताया गया, देखो ये जो एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड है, कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या एकदम से लोन लिया गया? नहीं, ये लोन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से, 2013 से ये जो कंपनी है ये फेल मारना चालू हो चुकी थी। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा सही हो नहीं रही थी, और एसबीआई ने यहाँ पर एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी थी नवंबर 8, 2019 में। ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी करी गई थी। तो मतलब कि बैंकों का तो एनपीए हो चुका था, बहुत पहले पता चल चुका है, मतलब कि पहले ही पता चल चुका था जो कंपनी है ये पैसा नहीं चुका पा रही थी, मतलब बैंकों के पास, बैंक ने जो लोन दिया है वो उनके पास वापस नहीं आ पा रहा था, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये सिचुएशन कोई नई नहीं है, एकदम से घटना नहीं घटी है, ये बहुत धीरे धीरे होता रहा है और बहुत लंबे समय से चल रही है। नाउ फाइनली अब ये न्यूज़ में आ चुकी है कि एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रॉड किया है 22,882 करोड़ रुपए का। आई होप आप लोग को आर्टिकल क्लियर हो चुका है। इसको लेकर आने वाले टाइम पर और भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, सेंटर एक्सटेंड पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। हमारी केंद्र सरकार ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम को अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है या एक्सटेंड कर दिया है, इसका एनहांसमेंट कर दिया है।
अब नाम से पता चल रहा है कि जो पुलिस है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्नाइज, मतलब कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर लाने वाले हैं ताकि हम लोग सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और अच्छे से फोकस कर सकें। तो हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया है, अभी यहाँ पर पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम को आने वाले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया है। 2025-26 तक ये यहाँ पर स्कीम चलेगी और जो पैसा अनाउंस किया गया यहाँ पर वो है 26,275 करोड़ रुपीज़, 26,275 करोड़ रुपये यहाँ पे लगाए जाएंगे पुलिस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए। और जो हमारी होम मिनिस्ट्री ने उन्होंने बोला, ये जो स्कीम है इसके अंदर हमने और भी एरियाज़ को इंक्लूड कर रखा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मॉइस्ट अफेक्टेड एरियाज़ देखने को मिलेंगे बहुत सारे, मतलब जहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पैसा लगाएंगे, यहाँ पे हाईटेक फॉरेंसिक लैबोरेटरीज बनाई जाएंगी, कुछ और इन्वेस्टिगेशन टूल्स बना कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग पुलिस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकें और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो इतना इतना पैसा अनाउंस किया जाएगा। टोटल पैसा मैंने आपको बता दिया कितना अनाउंस किया जा रहा है 2025-26 तक, बट यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट के अंदर इतना इतना रुपये अनाउंस किया जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान मत रखना, ये आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया इस स्कीम के अंदर छोटी छोटी और भी सब स्कीम्स देखने को मिलेगी जो कि कंट्रीब्यूट करेगी कि हमारे जो सेंट्रल पुलिस सिस्टम है उसको हम लोग कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया हम लोग फोकस करने वाले हैं किस चीज़ के ऊपर, वो है इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि पुलिस वालों को दी जाएगी, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेट्स है उनको भी कुछ असिस्टेंस हम लोग देने वाले हैं ताकि जो ड्रग्स वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, कोई क्राइम होता है तो तुरंत जस्टिस मिले, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो फॉरेंसिक सेटअप है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। कोई भी यहाँ पर फॉरेंसिक सर्च होनी है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है हमारे कंट्री के अंदर, तो इसको लेकर ये पैसा अनाउंस किया जाने वाला है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्शन जारी हैं, तो यहाँ पर पूरे का पूरा ये जो पेपर है इलेक्शंस को लेकर डेडिकेट किया गया है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगेन यहाँ पर कोविड-19 को लेकर और एक आध पॉलिटिकल आर्टिकल हैं, ठीक है, कितनी डोज और कितनी डेथ, उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, ये आर्टिकल को इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से। बर्ड मॉनिटरिंग टीम ने लगभग 203 प्रजातियां यानी बर्ड की रिकॉर्ड करी हैं। बर्ड मॉनिटरिंग टीम नाम से समझ में आ रहा है कि ये चिड़िया को मॉनिटर करती हैं, देखती हैं भाई कौन सी प्रजाति नहीं मिल रही है, कितनी है, कौन प्रजाति है, कितनी बर्ड्स हैं, तो इनकी यहाँ पर ये देखरेख करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो विंटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है 2021-22 वाला, इसको चलाया गया। इस प्रोग्राम ने रिकॉर्ड किया है लगभग 203 बर्ड की जो प्रजातियां हैं वो प्रेजेंट हैं। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मैसूरू, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूरू, मांड्या और चमरजंगरा, ठीक है, ये कुछ एरियाज है जहाँ पर आपको ये सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो टीम है पूरी, इन्होंने काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया, 147 लोकेशंस तक गए और इन सारी लोकेशन से डेटा कलेक्ट किया गया। ये लोकेशन कहाँ की है, वही मैसूरू, मांड्या, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में यहाँ पर ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग कोई सेंसस वगैरह प्रॉपरली कर नहीं पाए हैं, बट एक डेटा हमें मिला है, डेटा के अंदर बताया गया हाँ भाई इतनी प्रजातियाँ हैं, इतनी बर्ड्स की प्रजातियाँ जो कि पाई गई हैं। फिर उसके बाद बताया गया इस 203 जो बर्ड की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल 204 बर्ड की प्रजातियां मिली थी, अभी 203 स्पीशीज़ को हमने मॉनिटर किया है, बट बात करें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी कुछ सिमिलर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब की बार का जो बर्ड काउंट है वो काफ़ी हेल्दी रहा है, हम लोगों को काफ़ी सारी नई नई प्रजातियाँ देखने को मिली हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैंशन किया गया। साथ ही साथ बताया गया ये जो डेटा है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो बर्ड्स हैं इसमें से जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स पाई गई है वो है कैटल एग्रेट, ठीक है। कैटल एग्रेट के बाद दूसरा यहाँ पर है बार हेडेड गूस, देन यूरेशियन कूट, देन बार स्वेलो। कितनी कितनी पाई गई हैं वो सब अमाउंट डेटा लिखा गया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसको लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, हो सकता है कुछ यहाँ पर काम में आ जाए, तो इसको डेफिनेटली ध्यान रखना, हम लोग पढ़ लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पढ़ चुके हैं डेफिनेटली। फिर आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है आज कोई भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल नहीं है। हाँ, यूक्रेन और रशिया का इशू हट चुका है, लेकिन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, नीचे आप देख पाओगे वो इशू चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, डोंट वरी, यहाँ पर कोई काम की चीज़ हमारे लिए आज खासकर वर्ल्ड सेक्शन पर नहीं है। पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज़ मनी वाइज। देखो मंडे में ये मनी वाइज आता है,
लेकिन यहाँ पर बाकी सारे दिन इसको हम लोग बिजनेस के नाम से जानते हैं या इकोनॉमी के सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो मंडे में हमारे पास कोई भी इकोनॉमी के आर्टिकल्स नहीं होते हैं, आप लोग को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है बॉन्ड, तो बॉन्ड वर्ड से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मैंने अभी देखो परसों भी पढ़ाया है, प्लस उससे पहले भी डेली करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया था कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। हाँ, डेली करंट अफेयर से एक चीज़ और याद आई यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर ध्यान से सुनना। आपको पता होगा इस चैनल पर रेगुलरली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं, ठीक है। एक द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है, दूसरा डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। द हिंदू का वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको पता है। आजकल थोड़ा सा कम देख रहे हैं, बट यहाँ पर रेगुलरली बात करें तो काफ़ी सारे 35-40 हज़ार लोग डेली बेसिस पर इस वीडियो को देखते हैं। उनको काफ़ी हेल्प भी हो रही है, काफ़ी सारे मैसेजेस आपके अच्छे अच्छे आते रहते हैं मेरे पास। लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमारे छूट जाते हैं। सर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये वाला आर्टिकल निकल चुका है, पीआईबी के अंदर से ये आर्टिकल था, ये वाला आर्टिकल निकल चुका है, द हिंदू ने कवर नहीं किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। तो यहाँ पर ऐसे क्वेरीज बहुत सारी आती हैं। तो यहाँ पर देखो, उसके लिए मैंने तभी तो ये उसी लिए मैंने ये डेली करंट अफेयर का वीडियो बना रखा है, ठीक है। होता क्या है, जो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और द हिंदू देखो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं द हिंदू स्किप कर देता है, और बहुत सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर स्किप हो जाते हैं। तो द हिंदू का एनालिसिस तो आपको मिलता है, लेकिन जो बाकी सारे आर्टिकल्स होते हैं इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के और भी वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज के, वो यहाँ पर कवर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन था, तो इसका सोल्यूशन मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं बता दूं। तो डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, आपको टाइम मिलता है तो ईयरफोन लगाओ, आराम से जब भी आप लोग फ्री हो सुनो। और उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 6-7 आर्टिकल मैं डेली डिस्कस करता हूँ, और बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं। मेंस में आप कैसे उसका आंसर लिख सकते हो, प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली जो वीडियो है आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं, हमने एडिटोरियल देखना है, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ एडिटोरियल की बात करें तो पर्टिकुलरली आपको 3 एडिटोरियल देखने को मिलेंगे जो कि काम के हैं, ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा क्वाड को लेकर, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल हमारे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, काफ़ी सारा मतलब डेटा प्रोवाइड करवाया गया है, इतना परसेंट इतना अमाउंट, मतलब आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, इसको स्किप करना। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमारे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर, फेडरलिज्म क्या होता है, काफ़ी आसान शब्दों में आप लोगों को समझा दूंगा फेडरलिज्म होता क्या है। और ऑथर बात करते हैं भाई हम लोग को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, ना कि कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की। डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे, ज़बरदस्त आर्टिकल है। इंडिया के सेमीकंडक्टर ड्रीम के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखो, इंडिया सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करना है, पीएलआई स्कीम, डीएलआई स्कीम दोनों लेकर आ चुका है, बट अभी भी हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। अगर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर ही पीएलआई डीएलआई स्कीम के अलावा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मैं आप लोग को वो बताऊंगा। तो यहाँ पर ये ऑथर ने मेंशन किया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आपको सेमीकंडक्टर वगैरह सारी बातें यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद फिर लास्ट में एक और छोटा सा आर्टिकल है हमारे लिए। जैसा कि आपको पता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज आता है द हिंदू के ऑनलाइन एडिशन में। ऑनलाइन एडिशन आप लोगों को नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक लौता आर्टिकल देखने को मिलेगा, इम्पोर्ट बैन ऑन ड्रोन्स करके, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो ड्रोन्स है उनकी इंपॉर्टेंस क्या आपको याद होगा, है ना। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि ये आर्टिकल डेफिनेटली एक बड़े आर्टिकल में तब्दील होगा, और ऐसा देखो हुआ, है ना। मतलब भले एडिटोरियल में ना आया हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लेनर सेक्शन पर देखने को मिला है। मतलब वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, मैंने ऐसा बोला था। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये जो ड्रोन्स हैं इनको बैन किया गया, इनके इंपोर्ट को बैन किया गया, क्यों बैन किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ड्रोन्स का आखिरकार यूज़ होता क्या है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ड्रोन्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो कोई आज भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल डिस्कशन को। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इंडियाज़ सेमीकंडक्टर ड्रीम को लेकर। भारत का एक सपना है कि हम लोग सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। देखो हुआ क्या, क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। अब प्रॉपर यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही थी। अब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही थी तो भारत इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज़ इन सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब इनके पास सेमीकंडक्टर नहीं आ रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे काम रुक चुके थे। जैसे कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हैं
उसके अंदर सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। चाहे आप लोग कार से बात कर लो, चाहे फ़ोन, चाहे बल्ब, कुछ भी चीज़ हो, सभी के अंदर सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई है। तो क्या हुआ, अब इनका प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें, सिलिकॉन के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके थे, क्योंकि सिलिकॉन से ही सेमीकंडक्टर बनता है। यूएस के अंदर चाइना यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रही थी, इसकी वजह से सेमीकंडक्टर की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। तो क्या हुआ, दूसरी कंट्रीज़ ने फोकस किया कि भाई यहाँ पर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दुनिया भर में आप कह सकते हो मोस्टली देश यहाँ पर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर को लेकर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। और सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाता कौन है, तो साल 2020 का डेटा है, ताइवान सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर ने ताइवान ने बनाए हैं। उसके बाद यूएस भी है इसके अंदर, साउथ कोरिया भी है और चाइना भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है, गिनी चुनी कंट्रीज़ है जो कि सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं। अब जैसे ही सारी प्रॉब्लम्स हुई, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी पड़ गई, तो यूएस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग सेमीकंडक्टर के मामले में आगे ग्रो करेंगे। और यूएस ने अपना $50 बिलियन का पैकेज यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, अभी आज के टाइम पर दुनिया का जो सबसे बढ़िया चिप मेकर है वो TSMC देखने को मिलेगा, जो ताइवान का अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर बहुत सारी, मतलब दुनिया भर की काफ़ी सारी सेमीकंडक्टर सप्लाई को ये अपने पास कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब और कंट्रीज़ में निकल कर आई, ठीक है, ये सब कंट्रीज़ निकल कर आ रही है कि हम लोग को भी सेमीकंडक्टर बनाना है। तो जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है, भारत तो इतना बड़ा देश है, बहुत सारी आबादी यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर्स प्रॉपरली नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बहुत सही हुई है, हमारे पास सेमीकंडक्टर आ रहा है, आने वाले टाइम पर कुछ और हो जाए तो उससे हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इंडिया ने अभी $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया है कि भाई सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी और ये पैसा आपको एज अ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी फर्म्स हैं सेमीकंडक्टर बनाना चाहती है, आओ फटाफट इंसेंटिव लो, सरकार से यहाँ पर इंसेंटिव लो और आप सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करो। ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का रोल रहा है। तो मैं इतनी देर से सेमीकंडक्टर कह रहा हूँ, पहले हम लोग सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं आखिरकार होता क्या है, ठीक है। मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक सेकेंड, ये मैंने PLI स्कीम के बारे में आपको रिसेंटली पढ़ाया था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अरे यार कहाँ गया, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर यहाँ पर आपको एक मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर मतलब इन दोनों के बीच में आने वाला, आधा कंडक्टर है आधा इंसुलेटर है। पहले हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को समझते हैं। देखो कंडक्टर यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसानी से फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं मतलब ये करंट को लेकर आराम से फ्लो होता है। ये आपने कॉपर वायर देखा, ये कॉपर वायर है, ठीक है। अब कॉपर के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो होंगे, एक तरफ से आप यहाँ पे करंट पास करोगे, दूसरे एंड तक आराम से करंट पहुँचेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, जहाँ पर करंट बहुत ईजिली फ्लो होता है। दूसरे होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होता ही नहीं है। एग्जाम्पल रबर का ले सकते हो, ठीक है। आप रबर को इस साइड से एक तरफ से करंट पास करो, दूसरी तरफ रबर को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, वहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो रहे हैं। या फिर कोई पेपर हो गया, कागज़ हो गया, कागज़ में करंट पास नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। ग्लास शीशा हो गया, उसमें करंट पास नहीं होगा। तो ये सारे हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते, करंट पास नहीं होता। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में ही आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से चीज़ को बनाते हैं सिलिकॉन से। आप कह सकते हो सिलिकॉन एक ऐसी चीज़ है जो कि सेमीकंडक्टर कहलाती है। अब ये क्या है, इसके अंदर करंट पास होता तो है, लेकिन उस करंट को हम अपने हिसाब से पास कर सकते हैं, बस इतना सा मुद्दा है। मतलब करंट पास होता है, उस करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने मर्जी से ज़्यादा छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, उसको कम छोड़ना है तो कम कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करा जा सकता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये सेमीकंडक्टर का बेनिफिट होता है। क्लियर हुआ। तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनता है, कुछ इस प्रकार से आपको आजकल ये सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये सिलिकॉन होता है हमारा, ये चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। ये आप देख पाओगे इस प्रकार से सेमीकंडक्टर होता है, हमने काफ़ी सारी जगह पर लगे हुए इसको देखा होगा। क्लियर हुआ। तो ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। अब क्या है, इन्हीं सेमीकंडक्टर की आवश्यकता बहुत पड़ती है, क्योंकि
मैंने आपको बता दिया, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, कहीं पर भी हो, हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, कार से लेकर सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर इज़ एवरीवेयर। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होता है तो डेफिनेटली दुनिया भर के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत ने ये पैसा अनाउंस किया कि हम लोग इस सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि भाई इंडिया के पास स्ट्रेंथ है, हम लोग यहाँ पर इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे चिप डिज़ाइनर हैं जो कि बाहर रह रहे हैं। एग्जाम्पल है तो कर्नाटका के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे चिप डिज़ाइनर देखने को मिल पाएंगे अलग अलग ग्लोबल कंपनीज़ के। हमारे पास हर प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बस हमें करना क्या है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम लोगों को इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसको बढ़ाना है और हम लोग यहाँ पर आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन ऑथर यहाँ पर एट द लास्ट मेंशन ये करती हैं कि भाई जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर इंसेंटिव आप तो दे ही रहे हो, आप पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और डीएलआई यानी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये आप यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करवा रहे हो। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी आपको जो एफडीआई है ना उसके बारे में ध्यान रखना है। इंसेंटिव्स के अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेश से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है खासकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम लोग को फोकस करना है, वी नीड टू फोकस ऑन एंकरेजिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एंकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है कि वो यहाँ पे क्या करें, एक तरीके से मतलब कि जो भी हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके अंदर मास्टरी हासिल कर लें, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर एंटर करें और प्लस यहाँ पर जो भी हमारी चिप्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चीज़ों को सीखें। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीख भी पाएंगे। देन उसके बाद बताया गया जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज भी हो रही है आज के टाइम पर। ठीक है, नई एज की टेक्नोलॉजीज़ आप देख पाओगे, नए नए इनोवेशन चाहिए हम लोग को, नए नए आविष्कार भी चाहिए, नई नई चीज़ें हम लोग को ऐड ऑन करनी होंगी। जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन इंडियन इंजीनियर्स को एंकरेज कर सकते हैं कि आप डिज़ाइन स्टार्टअप्स को सेटअप करो। ठीक है, और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, गवर्नमेंट की साइड से कुछ अमाउंट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग जो हमारे पास खुद टैलेंटेड पीपल हैं उनको एंकरेज कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर कि आप आओ, आप सेटअप करो। ठीक है, जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखने को मिलेगा, इन सबको बोलना चाहिए कि आप लोग भी यहाँ पर काम करो एग्रेसिवली। किस चीज़ के ऊपर, जो ये हमारा चिप है सेमीकंडक्टर चिप, इसकी डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करो, इसके बदले में सरकार आपको सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर और भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे लीडार करके आपको टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी, ये भी बताया गया। ठीक है, तो आपको काम करना है एग्रेसिवली, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद ही आप लोग भारत को आत्मनिर्भर भारत बना पाओगे, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना पाओगे, खासकर इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल ज़बरदस्त है, इसको रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से। द एरा ऑफ कॉम्बैट फेडरलिज्म के बारे में चर्चा की गई है। देखो पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिरकार ये फेडरलिज्म होता क्या है, क्योंकि फेडरलिज्म समझ में आ गया तो उसके बाद इस आर्टिकल में आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। फिर मैं आपको एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन उसके बाद हम लोग कॉम्बैटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर खुद फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम मेंशन है, तो मतलब ये आर्टिकल सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेडरलिज्म होता क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक सरकार का पूरा यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पर जो पावर्स होती हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? मतलब सबके हाथ में पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, दोनों साथ मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही का दबाव हो, सारी पावर केंद्र सरकार के हाथ में हो या सारी पावर राज्य सरकार के हाथ में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेडरलिज्म क्या कहता है, दोनों के पास इक्वल, दोनों के पास जो पावर्स है वो डिवाइड करके होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो दो प्रकार के फेडरेशंस हम लोग को नजर आते हैं। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो शेयर करी जाती हैं, मतलब आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं,
अलग अलग मतलब जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अलग अलग आपस में यहाँ पर पावर्स को डिवाइड करते हैं, आपस में पावर्स को बांटते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर टिल्ट रहता है, मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इस प्रकार का फेडरेशन आपको इंडिया में देखने को मिलता है, स्पेन में देखने को मिलता है, बेल्जियम में देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स होती हैं, थोड़ा सा झुकाव हमारा केंद्र सरकार की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड ये सब लोग यहाँ पर अपनाते हैं इसको, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होता है वो सब आपस में मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। जैसे यूएसए, नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलग अलग स्टेट्स हैं, सब आपस में मिलकर एक यहाँ पर कंट्री बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब इसके क्या क्या यहाँ पर खासियत देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो सरकारें देखने को मिल जाएंगी, दोनों में पावर्स बटी हुई होती हैं, ठीक है। अब जब डुअल गवर्नमेंट हुआ तो हम डिवीजन ऑफ पावर्स की तरफ भी बढ़ते हैं, अलग अलग लेवल्स पर पावर्स को बांट देते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख पाओगे एक रिजिडिटी देखने को मिलती है। जो जुडिशरी हमारी वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, किसी की तरफ जुडिशरी का झुकाव नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फेडरलिज्म के अंदर हमेशा जुडिशरी जज जो है इंडिपेंडेंट है। उसका बाद बाई कैमरलिज्म देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि हमारे कंट्री में और खासकर फेडरलिज्म के अंदर लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है, जैसे इंडिया के अंदर भी है लोकसभा, राज्यसभा, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, ठीक है। अब बात करें इंडिया के अंदर फेडरलिज्म क्या है, तो इंडिया खुद एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन इंडिया की जो पावर्स हैं वो थोड़ा सा मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, यूनिटरी सिस्टम मतलब कि हमारी केंद्र सरकार की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। जैसे मैंने आपको बताया केंद्र सरकार की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स आती हैं। अब ध्यान रखना, जब केंद्र सरकार की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स आती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। तो आपसे कोई पूछे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, नहीं, आप कहना एक, अगर आपसे पूछे कोई हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कह दो हाँ। अगर ऑप्शन है इंडिया एक फेडरल और क्वासी फेडरल में से, तो आप क्वासी फेडरल बताना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो पावर्स है वो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहती है, हमारी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। और इनफैक्ट हमारा तो आर्टिकल 1 जो है हमारे संविधान का वो बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और होगा दिमाग में आपका, क्या ये फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म या फेडरेशन ये वर्ड हमारे संविधान में मेंशन्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है वर्ड फेडरेशन हमारे ये संविधान में मेंशन है, तो नहीं, देखो फेडरेशन वर्ड हमारे संविधान में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जो फेडरलिज्म की जितनी भी एलिमेंट्स है, जितनी भी बातें हैं, वो सब हम लोगों ने अपने मॉडर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लेकर, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, यहीं से कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेकर अपना फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं हमारी मतलब इंडिया के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। सरकार आपको 2 लेवल पर देखने को मिलेगी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। और जो है ना, हमारे पास एक चीज़ और है, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास हमने काफ़ी सारे शेड्यूल्स के अंदर खासकर लगभग यहाँ पर आपको 7th शेड्यूल जो देखने को मिलता है, हमारे संविधान का जो 7th शेड्यूल है, वहाँ पर पावर्स को और अच्छे से डिवाइड कर रखा है। डिवाइड कैसे कर रखा है, एक यूनियन लिस्ट बनाई गई है, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, वो सब हमारी केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, वो सब हमारी राज्य सरकार करेगी। उसका एक कंकरेंट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन है, जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर या स्टेट लिस्ट के अंदर? तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपने समझा ये फेडरलिज्म है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हो सकता है, तो नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब आपस में मिलकर, जो स्टेट सेंटर है आपस में मिलकर कोऑपरेट करके काम करे, उसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलेंगे। लेकिन एक तरफ होता है कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। कॉम्बेटिव मतलब दोनों के बीच में विवाद हो जाए, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। या फिर केंद्र सरकार जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अपना दबदबा बनाना चाह रही है, अपनी पावर्स इंप्लीमेंट करना चाह रही है राज्य सरकार के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। तो आज के टाइम का जो एरा है, ऑथर ऐसा बोलते हैं, ये यहाँ पर हम लोग कॉम्बेटिव फेडरलिज्म देख रहे हैं। होना क्या चाहिए था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए था, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। क्लियर हुआ ना। अब बात करते हैं, देखो ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है आईएएस कार्डर रूल्स के बारे में। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जो कि काम के हमारे, जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए।
यहाँ पे आपको पता होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कार्डर रूल्स है 1954 का, इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा, है ना। अब क्या हुआ, ये जैसे ही कार्डर रूल्स के बारे में बताया कि भाई इसके अंदर बदलाव करने वाले हैं हम लोग, इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, एक विवाद हो गया। ठीक है, आपको पता होगा मैंने कार्डर रूल्स के बारे में बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है पिछले कुछ दिनों में। अब क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये मतलब इस रूल्स के अंदर बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई, और ये जो अमेंडमेंट है ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके अंदर बदलाव कर रही है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जैसे ही अगर इसके अंदर बदलाव कर रही है सरकार, अगर ये बदलाव हो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो स्टेट्स की लिबर्टी है वो छीन ली जाएगी, स्टेट्स के पास जो आज़ादी है ना वो छीन ली जाएगी। होता क्या है इस कार्डर रूल्स के अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जो भी यहाँ पर यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहा है वो क्या बनना है, आईएएस आईपीएस यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे कि आईएएस हो गया, या यहाँ पर आप कह सकते हो आईएफएस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ऑफिसर्स देखने को मिले, तो इनका सेंट्रल डेपुटेशन होता है। सेंट्रल डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, ये लोग देखो इनको मतलब रिक्रूट कौन करता है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह या फिर इनका सिलेक्शन वगैरह जो सब कुछ है वो सब हमारी केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करने के बाद यहाँ पर इनको क्या कर देती है, इनको अपने स्टेट्स के अंदर अलोकेट कर देती है कि आप जाओ यहाँ पर आपको काम करना है। लेकिन फिर वापस से यहाँ पर इनको बुलाया जाता है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल डेपुटेशन इसी को बोलते हैं। केंद्र सरकार अपने पास इसलिए बुलाती है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें काम करने के लिए इन ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। तो होता क्या यहाँ पर, इसमें स्टेट्स की रजामंदी चाहिए होती है कि स्टेट्स चाहेंगे तो भेजेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं भेज सकते, ऐसा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यही पावर्स यहाँ पर छीन ली गई किससे, स्टेट से। इसी अमेंडमेंट के अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर क्या बदलाव कर दिया गया कि स्टेट के पास अब पावर नहीं है, स्टेट अब हमें मना नहीं कर सकता, अब जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए भेजना होगा। तो इससे क्या हुआ, यानी केंद्र सरकार की पावर ज़्यादा आ रही है। तो ऑथर यहाँ पर यही तो मेंशन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी पावर ज़्यादा यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर काम करें। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब ने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया कि भाई ये अमेंडमेंट बिल्कुल बेकार है, हमारे काम का नहीं है, हमारे स्टेट के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, हमारा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है। क्लियर हुआ। लेकिन ये विवाद ऐसे ही बढ़ते रहे। उसके बाद ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हुए हैं इतिहास के अंदर और आज के टाइम पर भी हो रहे हैं। ठीक है, जो इंडियन फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव से कॉम्बेटिव की तरफ बढ़ चुका है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। खासकर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ऐसा इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, देखो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर किसी का नाम मेंशन होता है तो उसका नाम आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं करना है। देखो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम होता है कि मतलब आपने क्रिटिसिज्म लिखा है तो आप क्रिटिसिज्म में किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम यूज़ नहीं कर सकते, नाम बिल्कुल यूज़ मत करना कभी भी। या फिर कोई डेरोगेटरी टर्म्स होती हैं, ठीक है, डेरोगेटरी टर्म्स मतलब कुछ मतलब अपमानजनक टर्म्स होती हैं, उनका भी यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जैसे कि रिसेंटली बली बाई ऐप के बारे में आपको पता होगा, बली बाई ऐप आया, सुल्ली डील ऐप आया, तो ये डेरोगेटरी टर्म्स है, इनका यूज़ आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे आते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला और ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई भी ऐसी नेगेटिव टर्म्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो ये तो हुआ एक मुद्दा जो कि यहाँ पर आईएएस कार्डर रूल्स वाला जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेकर। देखो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो इसको कंट्रोल करने के ऊपर डिस्प्यूट रहता है, केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी या यहाँ पर एक तो बेसिकली ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो या फिर यहाँ पर कोई इसको दूसरा कंट्रोल करेगा, तो इसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है सुप्रीम कोर्ट की और इन्होंने बताया जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पर उनकी पावर्स अलग है और दिल्ली सरकार की अलग है। होता क्या है ना, देखो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बैठा हुआ है, केंद्र सरकार का बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरा जो दिल्ली है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है वैसे तो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर दूसरी तरफ देखने को मिलेगी, तो काम तो दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल को बढ़ाने के ऊपर लगी रहती है केंद्र सरकार, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बढ़ जाए और फिर केंद्र सरकार डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को दिल्ली को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि प्रेसिडेंट
का जो भी रोल है वो बहुत एक्सेप्शनल मैटर के अंदर है। अगर आप लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई रोल देखने को मिलेगा तो वो लैंड, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर को लेकर कोई डिस्प्यूट है तभी आप ऑर्डर दे सकते हो, अदरवाइज आपको दूर रहना होगा। जो दिल्ली की सरकार है वो उसके पास हक होगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वैसे ही उनके पास हक होना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है। तो लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक केस के अंदर बताया कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हाथ में हाथ डाल के चलना चाहिए यहाँ पर एक बेटर गवर्नेंस के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सब अपना अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से पिटता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एक यहाँ पर आपको ये इशू देखने को मिलेगा, यहाँ पर विवाद देखोगे, एक विवाद कितना तगड़ा क्रिएट हुआ था आपको पता भी होगा। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ये गए वेस्ट बंगाल, क्योंकि साइक्लोन यास आया था रिसेंटली, आपको पता होगा। जब वेस्ट बंगाल गए तो यहाँ पर देखने गए सिचुएशन, रिलीफ पैकेज यहाँ पर अनाउंस करने गए, तो इसमें भी क्या हुआ कि जो ममता बनर्जी हैं इस वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ये काफ़ी लेट पहुंची, बहुत लेट पहुंची और रिपोर्ट थमा के तुरंत भाग गई। तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिला, जिसकी बात यहाँ पर क्या हुआ कि खासकर क्या होना चाहिए था, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है अलपन बंदोपाध्याय, तो इनको तो रहना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ मतलब कि ममता बनर्जी के साथ साथ रहे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ये सब चीज़ देखने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, जब यहाँ पर मोदी जी गए उनकी मतलब उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ा बैठकर, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, एकदम जब आई ममता बनर्जी तो रिपोर्ट देके थमाकर चली गई, ठीक है। और साथ ही साथ उनके साथ वो चीफ सेक्रेटरी भी थे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ साथ घूम रहे थे, हालांकि वहाँ पे होना चाहिए था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर उस स्टेट के अंदर आए हैं, तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर अगर हम बात करें उस स्टेट के अंदर जितने भी IAS ऑफिसर है उसके भी टॉप लेवल पर जो इंसान बैठा है वो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो चीफ सेक्रेटरी ये भी नहीं पहुंचे वहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने क्या करा, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हम लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करवाएंगे सेंट्रल डेपुटेशन के तौर पर। क्या हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर मना कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि आप कह सकते हो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि हमारे स्टेट के अंदर पहले से काफ़ी कमी है, हम लोग यहाँ पर इनको नहीं भेज रहे हैं आगे। तो यही डिस्प्यूट आपस में दोनों के बीच में देखने को मिलता है, मतलब सेंटर और यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये अभी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ये भी बताया गया, ठीक है। इस इशू के बारे में आने वाले टाइम पर फिर से चर्चा होने वाली है, और ऐसे बहुत सारे विवाद हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब है कि जो फेडरलिज्म है आज के टाइम पर वो थोड़ा सा गलत रास्ते में है, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा और हमें एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारे संविधान में जो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है ये एक सोल्यूशन की तरह काम करेगा, हमारे सेंटर और स्टेट को आपस में कोलैबोरेट करने के बारे में चर्चा करता है, लेकिन आज के टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। कोर्ट ने बोला जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको एफर्ट लगाना चाहिए ताकि जो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है इनका हम लोग सोल्यूशन निकाल सकें। प्लस उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब ये संविधान बना रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर कभी भी ऐसा फोकस नहीं किया गया कि सेंटर के पास अलग पावर होंगी, स्टेट के पास अलग पावर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा गया था जब संविधान बनाया गया था। तो आपको ये भी तो ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो अपने टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अलग अलग विवाद में आपस में लड़ रहे हो, इसको खत्म करो, ये एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और इसी एनर्जी का दूसरी जगह पर इस्तेमाल करो। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन कर लें तो इससे यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल ये होने वाला है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर चलते हैं। अगला एडिटोरियल क्या है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, फॉर समथिंग करके दिया गया है। हुआ क्या, जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसके अंदर क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एक शेप होता है जिसके 4 कोने होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर भी 4 कंट्रीज़ है, वो है इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग होने के बाद यहाँ पे बताया गया एक पॉजिटिव यहाँ पर एजेंडा निकल कर आया है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस किया गया। इंडो पैसिफिक रीजन वो रीजन है जो कि हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर बनता है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले रीजन में चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्वाड का और क्या विजन रहा है, इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लेकर काम करेंगे, सेफ और ट्रांसपेरेंट 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और भी कोई डिजास्टर वगैरह आता है किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ पर रिलीफ देने का काम करेंगे। तो क्वाड बेसिकली काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। ये अभी रिसेंटली मीटिंग के अंदर चर्चा की गई थी। प्लस इंडिया ने यहाँ पर अपना बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बताया कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें चाइना की तरफ से काफ़ी सारे इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान की तरफ से इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी विवाद रहता है, ठीक है। और जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री और ओपन बनाने के लिए यहाँ पे क्वाड कंट्रीज एफर्ट लगाएंगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का एग्रेशन रहता है, इसी वजह से ये फ्री नहीं कहलाती, तो इसको फ्री किया जाएगा इन चारों कंट्रीज़ के थ्रू मिलकर।
ये बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या डिस्कस किया गया, म्यांमार की सिचुएशन डिस्कस की गई, क्योंकि म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार के अंदर मिलिट्री coup आया हुआ है, तख्ता पलट आया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरीके से फोकस किया गया कि हम लोग डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें, इंडिया यहाँ पर रिस्टोरेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के बारे में चर्चा हुई, इंडिया से काफ़ी दूर रहा। इंडिया ने यहाँ पर अपने आप को स्टेप डाउन कर दिया था इस पूरे मामले से, यहाँ से दूर रहा है भारत, और भारत ने यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल फोकस नहीं किया। हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। प्लस हमने ये भी बताया कि देखो, चाइना बोलता है कि जो क्वाड ग्रुप है वो क्वाड ग्रुप बनाया गया है चाइना को टैकल करने के लिए या चाइना के अगेंस्ट में, तो ऐसा भी नहीं है, चाइना के अगेंस्ट में कोई ग्रुप नहीं है, बस यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। आई होप आप लोग को ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया क्या क्या डिस्कशन हुआ है, बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सारी कंट्रीज मिलकर क्लीन एनर्जी की तरफ काम करेंगी, मतलब पोल्यूशन को कम करेंगी, क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगी, जो आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है उसको भी यहाँ पर रोका जाएगा। तो चारों कंट्रीज मिलकर इन चीज़ के लेकर काम करने वाली हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि पूरा का पूरा इलेक्शन से रिलेटेड है। लास्ट आर्टिकल पर चलते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इम्पोर्ट बैन इम्पोर्ट बैन ऑन ड्रोन्स को लेकर। यहाँ पर क्या होता है, ड्रोन्स के बारे में आपको पता होगा। ये जो ऊपर ये पिक्चर बना हुआ है ये ड्रोन से बनाया गया है। ड्रोन के बारे में तो आपको पता है ना, ड्रोन आज के टाइम पर यूज़ हो रहा है, शादियों में खूब यूज़ होता है, ठीक है, पार्टीज़ में यूज़ हो रहा है, शूटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, घर पे लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ड्रोन से पिक्चर बनाई गई है, ड्रोन उड़ाने के बाद उसमें लाइट जल रही है, इस प्रकार से पिक्चर बनाई गई, ठीक है। अब ये पिक्चर क्यों बनाई गई, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये जो पिक्चरिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने रिपब्लिक डे वगैरह पे भी किया हुआ था। लेकिन अभी हम बात करें तो सरकार ने फोकस किया है, जो ये ड्रोन है ये तो अभी हम बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं बाहर से। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम लोग बात करें डिफेंस की नीड के लिए, जो इंडिया है ना ये ड्रोन को इम्पोर्ट करता है इसराइल से, ठीक है, यूएस से हम लोग परचेज़ करते हैं। तो डिफेंस के लिए तो हम लोग परचेज़ करते रहेंगे, मतलब कोई हमारे लिए हमारी डिफेंस इक्विपमेंट के तौर पर मदद कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी के लिए मदद कर रहा है इसराइल, यूएस से हम लोग इसको लेकर ड्रोन्स को परचेज़ करते हैं। लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो कि हमारे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग हैं हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कंज्यूमर ड्रोन है, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर यूज़ हो रहा है, मतलब शादी में जो फोटोग्राफीज़ वगैरह हो रही हैं उसमें यूज़ हो रहा है। तो ऐसे वाले ड्रोन हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ठीक है, रशिया से, ऐसे इम्पोर्ट ड्रोन्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो इन ड्रोन्स को अब किया जाएगा बैन, ऐसा यहाँ पे बताया गया। जो भी हम लोग छोटे मोटे ड्रोन्स बैन यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, मंगा रहे हैं दूसरे कंट्री से, इन सबको बैन करेंगे हम लोग। अब बैन क्यों करेंगे, क्योंकि बताया गया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्रो करना। हम लोग चाहते हैं हम अपने कंट्री के अंदर खुद ड्रोन बनाएं, उसको प्रोड्यूस करें, उसको यूज़ करें, यूज़ करने के साथ जो सरप्लस हमारा प्रोडक्शन होगा उसको हम बाहर बेचें, वहाँ से भी पैसा कमाएं। तो हम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। आपको पता होगा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, यही सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रिसेंटली ड्रोन्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी किया गया, मतलब कि ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करो, उसके बदले में सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी। और इंडिया को 2030 तक एक ड्रोन हब बनाना है, ऐसा भी हमारा एक टारगेट सेट कर लिया गया है। इसी वजह से हम लोगों ने ड्रोन्स को विदेश से कर दिया है बैन, हम लोग खुद अपने कंट्री के अंदर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ड्रोन को बैन करा गया किसके थ्रू, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, मतलब जो हमारा बाहर का व्यापार होता है इसको संभालने के लिए एक बॉडी बना रखी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ, मतलब पूरी डिजिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के तौर पर, तो इसी ने यहाँ पर एक तरीके से रोक लगाई है कि भाई अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं उसको पूरी तरह से हम लोग बैन कर देंगे। अब हम अपने कंट्री के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, और अब अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे, और खुद बनाने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, बेचेंगे भी, और उसका यूज़ भी करेंगे, जिससे कि हम अपने कंट्री में खुद ग्रो होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ड्रोन को हम बैन क्यों कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग खुद की इंडिया के अंदर ड्रोन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग को इसके पीछे का रीज़न भी पता चल चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, आखिरकार इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने सजेस्ट किया दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को इन्होंने बताया कि भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रोन बेसिकली क्या है, ये एक लेमन टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि यहाँ पर इसको हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर कोई यहाँ पर इंसान नहीं है, इसको रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया जा रहा है। अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जा सकता है, मतलब ड्रोन को हम लोग एज अ वेपन, ऐसा हथियार यूज़ कर सकते हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट में।
साथ साथ जो ये ड्रोन्स हैं इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। ठीक है, आपको पता होगा रिसेंटली तेलंगाना के अंदर जो वैक्सीन वगैरह हैं वो हिली एरियाज में पहुँचाई गई ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को कैरी करके चल सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको फैलाने के लिए हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन को उड़ाकर हम लोग वो न्यूट्रिएंट्स छींट सकते हैं उनके ऊपर। उसके बाद मॉनिटरिंग का काम कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पर गाँव के एरिया के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ड्रोन्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम सर्विलांस के लिए। ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया, मतलब कि हम लोग पूरी तरह से निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, चोरी वगैरह से बचाने के लिए भी यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ड्रोन्स के अपने आप में फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे। नुकसान क्या है, ड्रोन्स की वजह से अटैक बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन के अटैक देखने को मिलता है। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली एक ड्रोन अटैक हुआ था, है ना। तो ड्रोन क्यों है इतना, मतलब इतना खतरनाक, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है, इसकी एक चीपर कॉस्ट है। अब चीपर कॉस्ट है तो यहाँ पर हर कोई इसको अफोर्ड कर पाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ड्रोन को अफोर्ड कर लेता है, अगर दूसरा हथियार अफोर्ड करना हो तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन ड्रोन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। किसके लिए, खासकर आप कह सकते हो कि अटैक वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ये ड्रोन्स का यूज़ हुआ, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। क्लियर हुआ ना। अब लोग चलते हैं एक बार, मतलब इसके साथ हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस खत्म हुआ है, बट हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था ना। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि सारे एटीएम को लिंक करती है भारत के अंदर। उसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है ये एटीएम नेटवर्क को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर पूरा डिस्कशन सही से क्लियर हो चुका है। एक एक बात मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दी है और सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ पे पीडीएफ में नहीं मिलेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के बारे में चर्चा की थी अभी। ठीक है, कि क्या इशू देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु को लेकर क्या इशू देखने को मिल रहा है, फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है। उसके बाद हमने अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में जाना, एनजीओज़ के बारे में जाना, एनजीओज़ को अप्रूवल क्यों नहीं मिलता है उसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे रीजनल पेजेस है। रीजनल पेजेस मतलब स्टेट और इस पर्टिकुलर एरिया की बातचीत हो रही है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने एडिटोरियल में डिस्कशन किया। एडिटोरियल पे हम लोगों ने ये आर्टिकल क्वाड वाला डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, है ना। तो अभी उसके बाद हमने फिर उसके बाद यहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में जाना, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर को लेकर भारत को क्या करना चाहिए वो हम लोगों ने जाना। तो ये एडिटोरियल का डिस्कशन भी हो चुका। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था, यही आर्टिकल सेम पेज नंबर 1 पर दिया गया था, मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने अभी एपीजे शिपयार्ड के बारे में जाना। उसके बाद इधर पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के बारे में जाना और इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ है, कितने कॉस्ट का हुआ है, कैसे हुआ है, कब से हो रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। बर्ड मॉनिटरिंग टीम के बारे में हम लोगों ने जाना कि इन्होंने काफ़ी सारी स्पीशीज़ को आज के टाइम पर अभी मॉनिटर किया है। उसके बाद पेज नंबर जो हमारा 12 है इसके ऊपर 11 है, इसके ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं और इकोनॉमी के आर्टिकल मंडे में आते ही नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर देखो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है आप लोगों को, स्पोर्ट्स सेक्शन हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और स्पोर्ट्स सेक्शन वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा भी नहीं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। और फिर उसका टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनको बैन करने के बारे में भी चर्चा कर रही है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।